बहू का सर्दी में सास पर जुल्म। अरे अरे, कोई दिखाई नहीं दे रहा है घर के अंदर। कहाँ गए सब के सब? अरे माँ जी, कहाँ हो आप? ये देखो कितनी धूल मिट्टी जमी पड़ी है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। शिल्पा की आवाज सुनते ही बेचारी ललिता खांसते हुए शिल्पा के पास आती है। हाँ बहू, क्या हुआ? क्या हुआ? आप मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ? अरे जरा देखो कितनी धूल मिट्टी जमी पड़ी है घर में। क्या आपको ये सब दिखाई नहीं देती? अरे बहू, ये सब तो नौकरानी के काम है, तू उससे करवा। बात ऐसी है, नौकरानी को दे दी है मैंने हमेशा के लिए छुट्टी। अब नौकरानी नहीं आएगी घर में काम करने, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि नौकरानी को बेवजह देते जाएं। तो बहू, घर का काम कैसे होगा? अरे आप हो, मैं हूँ, हम लोग मिलकर घर का काम कर लेंगे। कम से कम नौकरानी को देने वाले पैसे तो बचेंगे। एक काम करो, जाओ आप नाश्ता बना लो। ऐसा कहकर वो अपनी सास को नाश्ता देने के लिए ऑर्डर दे देती है, जिसके बाद बेचारी ललिता चुपचाप जाकर नाश्ता बनाने लगती है। ललिता की अब उम्र हो चुकी थी, तो उससे काम नहीं हो पाता था, जिसके चलते उसे बहुत खांसी आती थी और उसकी सांस भी फूलने लगती थी। हे भगवान, अगर मैं ऐसे ही गैस चूल्हे पर चढ़ी रही तो मेरा तो दम ही निकल जाएगा। तभी शिल्पा वहां आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे अरे, क्या हुआ? अभी तक तुमने नाश्ता नहीं बनाया? अरे बहू, बना रही हूँ, जरा देख तो सही मेरी हालत क्या हो गई है। हाँ हाँ, दिख तो रहा है मुझे, क्योंकि ड्रामा करने वाले लोग तो अलग ही दिख जाते हैं। अरे बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? भला मैं क्यों ड्रामा करूंगी? देखो, अब और कोई चारा नहीं है, नौकरानी तो मैंने निकाल दी है, अब घर के काम तो करने ही होंगे। ऐसा कहकर शिल्पा फिर से वहां से चली जाती है। बेचारी ललिता को ना चाहते हुए भी घर के सभी काम करने पड़ते हैं। शिल्पा को ललिता की बढ़ती हुई उम्र पर भी थोड़ा सा तरस नहीं आता, जिसके बाद दिन भर काम करने के बाद बेचारी ललिता अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है। उसे बहुत तेज ठंड लगती है। शाम के वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। बहुत तेज ठंड हो रही है, आज अपनी रजाई निकाल लेती हूँ। ललिता जैसे ही अपनी रजाई निकालती है, उसकी रजाई चूहों ने कुतर दी होती है, जिसके चलते उसमें कई सारे छेद हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया है? अब क्या करूं? अब मैं ये रजाई कैसे ओढ़ूंगी? वो बेचारी शिल्पा के पास जाती है और उससे कहती है, अरे बहू, मेरी रजाई चूहों ने कुतर दी है, चारों तरफ उसके छेद हो गए हैं, मेरे लिए एक रजाई मंगवा दे। क्या कहा? एक रजाई मंगवा दूं? अरे बुढ़ापे में दिमाग सठिया गया है क्या? बहू, तू ऐसे क्यों कह रही है? अब इतनी सर्दी में मैं फटी हुई रजाई कैसे ओढ़ूंगी? ओढ़नी तो आपको पड़ेगी, क्योंकि कुछ साल तो आपके रह ही गए हैं इस धरती पर, और इस वजह से हम आपके लिए नई रजाई लेकर कोई फायदा नहीं है। देखो, इतने फालतू के पैसे नहीं है मेरे पास, समझी? आप जाओ और जाकर उसी रजाई में सो जाओ। बेचारी ललिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो बेचारी चुपचाप अपने कमरे में जाती है और रजाई उठाती है और उसे सिलने की कोशिश करती है। जैसे तैसे वो अपनी रजाई को सिलती है और उसे रात को ओढ़ती है, लेकिन फटी हुई रजाई की वजह से रात को ठंडी ठंडी हवा उसकी रजाई में घुसने लगती है, जिसकी वजह से सुबह तक उसकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। हाय हाय हाय, हे भगवान, मेरी तो हड्डियां चटक रही हैं, इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊं। बेचारी ललिता अपनी बहू के पास दवाई लेने के लिए जाती है। अरे बहू, मेरी हड्डियों में दर्द हो रहा है, कल रात ठंडी ठंडी हवा मेरी रजाई में घुस गई थी। एक काम कर, मुझे थोड़ी सी दवा ही ला कर दे दे, मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। ये सुनते ही शिल्पा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से से चिल्लाकर कहती है, अरे आपने समझ क्या रखा है? कभी आपको नई रजाई चाहिए तो कभी आपको दवाइयाँ चाहिए। अरे इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आपका बेटा इतना भी नहीं कमाता कि आपके इतने सारे शौक पूरे कर दिए जाएं। बहू, ये कैसी बातें कर रही है? भला मैं कौन से शौक पूरे करवा रही हूँ? तुझसे जो मेरी जरूरत की चीजें हैं वही तो बोलती हूँ। तुम तो जानती हो माँ जी, इस घर की जिम्मेदारियां मेरे सर पर है, घर की सारी भाग दौड़ मुझे ही देखनी पड़ती है। मैं इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊंगी? आपका बेटा तो निकम्मा है, सही से कमाता भी नहीं है। बहू, जितना वो कमाता है वह सभी तो तुझे लाकर दे देता है। हाँ तो क्या करूँ? उन पैसों को ऐसे ही बर्बाद करूँ? आगे को मेरे बच्चे होंगे, उनके लिए मैं कुछ नहीं करूंगी क्या? शिल्पा अपनी सास को बहुत ज्यादा ताने देती है, जिसके बाद बेचारी ललिता अपने कमरे में चली जाती है। वो अपनी बहू के डर के मारे कभी अपने बेटे को सारी बातें नहीं बताया करती थी। एक दिन ललिता का बेटा विवेक शिल्पा से कहता है, अरे शिल्पा, सर्दियां आ गई हैं, हमारा गीजर भी खराब हो गया है। आज मैं किसी गीजर वाले को घर पर भेज दूंगा, वो गीजर लगाकर चला जाएगा, ठीक है?
हे भगवान, अगर इन्होंने किसी गीजर वाले को भेजा तो वो औने के पौने भाव बताएगा। इससे अच्छा है कि मैं उनसे पैसे लेकर खुद ही ले आऊं। अजी आप क्यों परेशान होते हो? आप एक काम करो, मुझे पैसे दे दो, मैं खुद जाकर अच्छा वाला गीजर लेकर आ जाऊंगी। विवेक अपनी पत्नी शिल्पा को पैसे दे देता है, जिसके बाद शिल्पा उन पैसों में से आधे पैसे बचाकर सस्ता सा गीजर ले आती है। अरे वाह, क्या बात है, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। आधे पैसे बच भी गए और आधे पैसों में गीजर भी लग गया। गीजर लगने के बाद घर के सभी काम आसानी से होने लगते हैं। एक दिन शिल्पा खुशी खुशी गीजर के गर्म पानी में नहाने के लिए जाती है। अरे आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, एक काम करती हूँ, गरम गरम पानी में नहा कर आती हूँ, बहुत मजा आएगा। शिल्पा नहाने के लिए जाती है, लेकिन नहाते नहाते अचानक से गीजर फूक जाता है, जिसके चलते शिल्पा को एक बहुत बड़ा तगड़ा करंट लगता है और वो चिल्लाकर वहीं बेहोश हो जाती है। तभी विवेक और ललिता उसे किसी तरह वहां से निकालते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। गीजर की वजह से शिल्पा को बहुत सी चोट लग जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें अच्छा वाला गीजर मंगाने के लिए कहा था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही कंजूसी के चलते आधे पैसे बचा लिए थे और आधे पैसों में सस्ता गीजर लाकर लगवा दिया था। आज तुम्हारी कंजूसी के चलते तुम्हारी मौत होने से बची है। अरे कुछ तो ख्याल रखो, इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं होती। आप सही कहते हो, कंजूसी करना सही नहीं होता। अब से मैं इतनी कंजूसी कभी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से शिल्पा को सबक मिल जाता है और वो अपनी सास के साथ भी अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देती है, जिसके चलते वो कंजूसी करना हमेशा के लिए छोड़ देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सौतेली गोरी बहन का अत्याचार। अरे भगवान के लिए आंखें खोल दो सरिता, तुम मुझे यूं बीच मझधार में छोड़कर अकेला नहीं जा सकती। बैजू भाई, संभालो खुद को, तुम्हारे चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। सरिता इस दुखदाई दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। बैजू अपनी पत्नी सरिता के शव पर माथा धरे रो रहा है। सरिता और बैजू की बेटी सांवली संध्या मात्र 6 माह की है। सरिता का दाह संस्कार कर देता है 1 सप्ताह बाद। अरे भरसक कोशिश के बावजूद भी मैं संध्या को नहीं संभाल पा रहा। शायद संध्या को माँ के साई की जरूरत है। अपनी दुधमुही बेटी के पालन लालन के लिए बैजू दूजा ब्याह रचा लेता है। साल भर के भीतर ही उसकी पत्नी कामिनी भी एक बेटी को जन्म देती है। तभी बैजू कहता है, अरे बधाई हो संध्या, बिटिया तू बचकाने में ही बड़ी दीदी बन गई। खबरदार, जो अपनी इस काली कलूटी बेटी की परछाई भी मेरी सुंदर गोरी बेटी के इर्द गिर्द ही लाने की कोशिश की तो खैर नहीं है। कामिनी, ये कैसे कड़वे शब्दों का बाण चला रही हो? अरे संध्या हमारी संतान है। सिर्फ तुम्हारी संतान, मेरी तो सौतेली बेटी है। क्या पता इस काली की परछाई मेरी गोरी बेटी पर पड़ते ही उसका गोरापन कुम्हला गया तो। बीवी के बुरे बर्ताव से बैजू को बड़ा आघात पहुंचता है। उस रात बैजू अपनी बेटी संध्या के बारे में सोचते हुए गहरे शोभ के सागर में डूब जाता है और बैजू की सांसें सदा के लिए थम जाती हैं। अब संध्या के सिर से पिता का साया भी सदा के लिए उठ जाता है। गुजरते समय के साथ 5 साल का पड़ाव संध्या पार कर जाती है। गौरी, कितनी दफा कहा है ना कि इतनी देर दोपहरी धूप में मत खेला कर, वरना तेरा सुंदर गोरा रंग सांवला हो जाएगा। माँ, क्या मेरा रंग भी संध्या दीदी के जितना ही काला पड़ जाएगा? हाँ गौरी, अगर तुम अपनी सौतेली काली बहन के साथ घुल मिल कर रहोगी तो तुम्हारा रंग भी काली स्याही की तरह हो जाएगा। कामिनी के कड़वे बोल गौरी के मन में उसकी सौतेली बड़ी बहन संध्या के प्रति घनघोर घृणा भर देती हैं, जिसके कारण गौरी संध्या से दूरियां साध लेती है। जहां कामिनी अपनी बेटी गौरी को सीने से सटाकर साथ सुलाती, वहीं बेचारी अनाथ संध्या रोते बिलखते जमीन को ही अपना बिछौना समझकर सो जाती। एक दिन, गौरी बिटिया, ये देख तेरी माँ तेरे लिए क्या लाई है। अरे माँ, ये संतरी रंग का फ्रॉक तो बड़ा ही सुंदर है। माँ देखो, ये काली कलूटी बैंगल लूटी संध्या मेरे कपड़ों को कैसे बुरी नजर से निहार रही है। गौरी, तुम गुस्सा मत करो, मैं चली जाती हूँ। ये बोलकर संध्या वहां से चल देती है। गुजरते समय के साथ कामिनी अपनी बेटी गौरी को स्कूल में दाखिला दिलवा देती है। गौरी अब स्कूल जाने लगी थी।
माँ, मुझे भी स्कूल में दाखिला दिलवा दो। मेरा भी गौरी की तरह स्कूल जाने का, पढ़ने लिखने का बड़ा मन करता है। अरे ओ काला टीका, तेरी जरूरत कैसे हुई मेरी गोरी बेटी से अपनी तुलना करने की? ना शक्ल है ना सूरत, सर से पांव तक काले रंग में रंगी हुई है। अरे तुझे देखे ऐसा लगता है जैसे तेरे शरीर पर काला कोड़ चढ़ा हुआ है। कामिनी के कटाक्ष बातों का बाण 7 साल की संध्या के दिल और दिमाग को बुरे तौर से भेजता है। कामिनी और उसकी बेटी का सौतेलापन पूरी गांव में सनसनीखेज मचा देता है और सभा में बैठे सरपंच कहते हैं, देखो कामिनी, बैजू ने तुमसे ब्याह अपनी बेटी की परवरिश के लिए किया था, मगर इस 7 साल की बच्ची के साथ तुम जो बुरे बर्ताव करती हो वो हम सभी जन से छिपा नहीं है। हम तुम्हें बैजू की बच्ची के पर नहीं काटने देंगे। ये बच्ची पढ़ना चाहती है। खबरदार जो तुम दोनों सौतेली माँ बेटी ने भावी भविष्य में इस बच्ची पर अपनी धौंस दोबारा आजमाई तो। सरपंच जी, मैं कल सुबह ही संध्या को विद्यालय में दाखिला करवा दूंगी। घर आने पर गौरी अपने रूप का गुमान दिखाती हुई कहती है, माँ, इस बात का पुख्ता प्रमाण पता चल गया कि ये संध्या सरासर मेरे सुंदर रूप से जलती है। गौरी के स्वर शब्द सुनकर क्रूर कामिनी संध्या पर ताबड़तोड़ कोड़े बरसाती है। मुझे मत मारो माँ, आह आह, और मारो माँ। इस काली की करहानी की आवाज सुनकर मेरे कानों को कितना सुकून मिल रहा है। विद्यालय जाने की इच्छा पूर्ति के लिए संध्या को अपनी माँ और सौतेली बहन का सताव सहने की परीक्षा को पार करना पड़ता है। सरपंच के खौफ से कामिनी संध्या के स्कूल में दाखिला करवा देती है। संध्या सच्ची लगन से अपनी पढ़ाई करती है। ऐसे ही दिन सप्ताह महीने और महीने साल के मंजर में बदलते जाते हैं। संध्या और गौरी अब सयानी हो चुकी थी। दोनों बहनों की स्कूल की शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। संध्या खुश मन से अपना अंक पत्र लेकर घर आती है। माँ, मैंने पूरे विद्यालय में अव्वल दर्जे से 12वीं परीक्षा पास की है। इस खुशी में मुझे छात्रवृत्ति भी मिली है माँ। संध्या की सफलता देखकर दोनों सौतेली माँ बेटी तिलमिला उठती हैं और गौरी बोलती है, तभी चुड़ैल आज स्कूल में इतना चहक रही थी। जरूर तेरी बुरी बला से मैं 12वीं में फेल हो गई। गौरी, तुम मेरी वजह से नहीं बल्कि पढ़ाई पर गौर ना करके फेल हुई हो। जबकि मैंने दिन रात एक कर दिया, तब जाकर मैंने इस आसमानी अवधि को प्राप्त किया है। संध्या के स्वर शब्द सुनकर गौरी गुस्से से बिलबिलाते हुए अपनी सौतेली बहन के बाल पकड़कर अत्याचार करती हुई कहती है, कल मुंह ही अपनी बुलंदियों का बखान करके मुझे जला रही है। तेरा मुझसे कोई मेल नहीं है। कहाँ मेरा चांद सा सुंदर चेहरा, कहाँ तू अमावस की काली बेला। माँ, अगले 1 हफ्ते तक मेरी सौतेली बहन को खाना मत देना। तेरा हुक्म सर आंखों पर मेरी सुंदर बेटी। गौरी संध्या का हाथ पकड़कर उसे कोठरी में डाल देती है। ऐसे ही हर कुछ दिनों पर संध्या को अपनी गौरी सौतेली बहन का सताव सहना पड़ता है। समय गुजरता है और फिर एक सांझ। माँ, मैंने सरकारी फॉर्म भरे थे। मेरी काबिलियत के बलबूते पर मुझे IAS की उपाधि प्राप्त हुई है। क्या कहा तूने? अरे तू कामकाजी हो जाएगी तो घर का चौका बर्तन कौन करेगा? गौरी, ये पद मेरा सपना है। गौरी गुस्सैल गुब्बारे सा मुंह बनाकर संध्या को जोरदार तमाचा जड़ती है। संध्या रोते हुए अपने कमरे का रुख कर लेती है। फिर एक रात गौरी अपने चेहरे पर सौंदर्य प्रसाधन लगाकर सो जाती है, मगर सवेरे उसे अलग ही मंजर देखने को मिलता है। अपनी सूरत को शीशे में निहारती हुई गौरी जोर शोर से चीखती है, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? अरे क्या हुआ गौरी, क्यों गाय की नाई गुहार रही है? अरे ये तेरा चेहरा चितकबरा कैसे हो गया? पता नहीं माँ। अरे रे, दूर रह मुझसे। ये सफेद दाग एकदम कोड़ के जैसा जान पड़ रहा है। पता चले तेरा ये रोग मुझे भी ना लग जाए। गौरी को रोता देख संध्या बिना कुछ सोचे उसे सीने से सटाकर कहती है, घबराओ मत गौरी, लगता है तुम्हारे सौंदर्य प्रसाधन ने बुरा प्रभाव दिखाया है। मैं अभी हल्दी चंदन का लेप लगा देती हूँ। संध्या के अथक प्रयास से गौरी के चेहरे का चकत्ता एकदम समाप्त हो जाता है, जिसके बाद गौरी पछताते हुए बोलती है, हमेशा ही मैंने अपने गोरे रंग का गुमान दिखाकर तुम्हें नीचा दिखाया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। क्यों?
कि तुम मेरी बहन हो गौरी। मैं तुम्हें रोता बिलखता नहीं देख सकती। बीती बातों को बिसारने में ही हित है। गौरी संध्या के गले लगकर माफी मांगती है। संध्या दीदी, मैंने तुम्हारे संग सौतेलेपन का बर्ताव किया, मगर तुम सगों से भी बढ़कर हो। सारी गलती सरासर मेरी है। मैंने गौरी को सौतेलेपन की सीख दी। अपना स्वार्थ साधने के लिए मैंने आपके सपने को साकार न होने दिया। जो हुआ उसे भूल जाइए। अभी भी मेरे पास समय है। आप दोनों का दिल दुखाकर संध्या अपने सपने को साकार नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि तुम अपना सपना साकार करो संध्या। सौतेली माँ और बहन का बदला स्वभाव देख संध्या फूले नहीं समाती। आखिरकार आज संध्या का सपना साकार हो गया। संध्या ने अपने काले रंग को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, इसलिए आज वो एक बड़े पद पर बतौर IAS बनकर अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारी को बखूबी संभाल रही है। अरे नंदू, ओ नंदू, कहाँ मर गया है तू? अरे जल्दी से यहाँ पर आके देख, कितने सारे कस्टमर यहाँ पर इंतजार में खड़े हैं। हाँ दीदी, क्या हुआ? आ तो रहा हूँ। जब देखो नंदू 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 करके चिल्लाती रहती हो। अरे थोड़ा सांस भी ले लिया करो। क्या कहा तू? मुझसे जुबान जोड़ी कर रहा है? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। जल्दी से मेरे कस्टमर को मिठाइयाँ दे दे, नहीं तो तेरी वो हाल करूँगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब देखो बुढ़िया हल्ला गुल्ला करती रहती है। इसकी जुबान तो कभी चुप होती ही नहीं। पता नहीं क्या खा के पैदा हुई है कंजूस। नंदू जल्दी जल्दी सभी कस्टमर को मिठाई देने लगता है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और कलावती अपनी दुकान को रात के समय बंद करके अपने घर पहुंच जाती है, जहां उसकी बहू शिल्पा ने रात का खाना बनाकर तैयार रखा होता है। तभी कलावती घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे शिल्पा, ओ शिल्पा, जल्दी से दरवाजा खोल, देख मैं आ गई हूँ। शिल्पा तुरंत दरवाजा खोलने के लिए वहाँ पहुँच जाती है, जिसके बाद वो दरवाजा खोलकर अपनी सास कलावती से कहती है, आइए माँ जी, अंदर आइए, मैं आपके हाथ पैर धुलवा देती हूँ। शिल्पा अपनी सास कलावती के हाथ मुंह धुलवा देती है, जिसके बाद वो अपनी सास कलावती और अपने पति योगेश को खाने की टेबल पर खाना परोस देती है। खाना खाते खाते योगेश अपनी माँ से कहता है, माँ, अब आप बहुत बूढ़ी हो चुकी हो। अब दुकान के लिए किसी वफादार और समझदार इंसान को ढूंढ लो। अरे कैसे ढूंढ लूं? तुझे पता भी है आजकल के लोगों की सैलरी कितनी महंगी रही है। अरे कोई भी 10-15 हजार से नीचे लेता ही नहीं है। भला इतने पैसे मैं किसी को क्यों दूं? इससे अच्छा है कि मैं खुद की दुकान खुद ही संभाल लूं। अरे माँ, जरा अपनी हालत तो देखो। काम करने लायक नहीं बची हो अब तुम। अगर और इस तरह काम करती रहोगी तो आपकी बूढ़ी हड्डियां जवाब दे देंगी। तभी खाना खाते खाते कलावती की नजर उसकी बहू शिल्पा के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद कलावती योगेश से कहती है, अरे ये पहले मैंने क्यों नहीं सोचा? जब हमारे घर में ही वफादार के साथ साथ समझदार इंसान है तो मैं क्यों किसी और को ढूंढूं? अरे माँ, अब आप किसकी बात कर रही हो? मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। अरे मैं तो अपनी बहू की बात कर रही हूँ। जब इतनी समझदार पढ़ी लिखी बहू मेरे घर में है तो मुझे चिंता करने की क्या बात है? और फिर बाहर जो मैं सैलरी किसी को दूंगी वो भी बचेगी। और फिर तू तो जानता ही है, मेरे मरने के बाद तो ये सब तुम्हें ही संभालना है। कह तो आप सही रही हो। अगर शिल्पा आपके साथ दुकान पर काम करेगी तो उसका भी मन लगा रहेगा। क्यों शिल्पा, सही कहा ना मैंने? जैसा आप दोनों को ठीक लगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर मुझे माँ जी की मदद करवाने का मौका मिलेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर कल से दुकान पर मेरे साथ चलना और काम सीख लेना। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, कलावती शिल्पा को अपने साथ अपनी दुकान पर ले जाती है। नंदू, अरे ओ नंदू, अरे कहाँ है तू? जब देखो ये लड़का यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। अरे कुछ तो शर्म कर, फ्री फोकट के पैसे उठा रहा है। कलावती की आवाज सुनते ही नंदू घबराते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसे इतना घबराए हुए देख कलावती उससे पूछती है, अरे क्या हो गया तुझे? जरा अपनी शक्ल पर तो देख, पूरे 12 बजे है। 12? अब क्या बताएं दीदी जी, हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अरे कैसी मिस्टेक हो गई, जरा मुझे भी बता। दरअसल हम मिठाइयाँ बना रहे थे, लेकिन चीनी में बहुत सारी लाल चींटियाँ लग गई थी और मैंने ध्यान नहीं दिया।
गलती से सारी चीनी मैंने मिठाई में डाल दी। अगर इस तरह की मिठाई कोई खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तुझे इतने परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी से मिठाइयाँ तैयार करो और दुकान में लगाओ। हमें मिठाइयाँ बेचने से मतलब है। लेकिन माँ जी, अगर इस तरह हम किसी को नुकसान पहुँचाकर अपनी दुकान को चलाएंगे तो हमारी दुकान के लिए अच्छा नहीं है। ओहो, देखो तो सही महारानी को, आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है और अभी से अपनी चला रही है। अरे जा नंदू, अपनी भौजाई को ले जा और इसे काम बता दे। नंदू शिल्पा को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद नंदू उसे काम बताने लगता है। तभी नंदू शिल्पा से कहता है, अरे भौजाई, दादी की बात का बुरा नहीं मानो, वो शुरू से ही ऐसी कंजूस से भी कंजूस हैं। अगर एक मिठाई नीचे गिर भी जाएगी तो वो उसे उठाकर लोगों को बेच देंगी। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे तो लोगों को बहुत नुकसान होगा। अरे क्या बताएं, बहुत हो गया भौजाई, कई सालों से ऐसे चलता आ रहा है। आप भी इसी तरह काम करते रहो। शिल्पा को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद शिल्पा साफ सफाई से मिठाइयाँ बनाने लगती है। एक दिन शिल्पा अपने मन ही मन सोचती है, ऐसा मैं करना तो नहीं चाहती, लेकिन अपनी सास को सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इतना कंजूस होना भी अच्छी बात नहीं होती। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे सासू माँ को उनके किए पर पछतावा भी हो और वो आज के बाद कभी किसी चीज में कंजूसी ना करे। शिल्पा थोड़ी देर सोचती है, जिसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मिठाइयाँ बनाना शुरू कर देती है। कभी मिठाइयों में चीनी कम होती तो कभी मिठाइयों में मावा कम होता है। ऐसे ही लोग उनकी दुकान से ना चाहते हुए भी मिठाई लेकर चले जाते हैं, क्योंकि पूरे गांव में कलावती की मिठाई की दुकान के अलावा और कोई मिठाई की दुकान थी ही नहीं। एक दिन शिल्पा रात के समय अपनी सास और अपने पति को खाने की टेबल पर कहती है, मुझे आप दोनों को एक खुशखबरी की बात सुनानी है। अच्छा, तुम्हारे पास खुशखबरी भी है? तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से हमें खुशखबरी दो। दरअसल मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह बहू, तूने तो मुझे जीते जी स्वर्ग दिखा दिया। अरे जा, जल्दी जा बहू, मिठाई लेकर आ और मेरे बेटे योगेश का मुंह मीठा कर। इतनी अच्छी खुशखबरी है, इसके लिए तो मुंह मीठा करना बनता ही है। शिल्पा तुरंत मिठाई लेकर आती है, जिसके बाद कलावती और योगेश दोनों मिलकर मिठाई खा लेते हैं। कुछ ही देर बाद कलावती के पेट में अजीब सी गुड़गुड़ होने लगती है, जिसके बाद वो तुरंत खाने की टेबल से उठकर वॉशरूम की तरफ भागने लगती है। देखते ही देखते कलावती के कई सारे चक्कर लग जाते हैं और उसका पेट बुरी तरह खराब हो जाता है। हे राम, ये सब क्या हो रहा है? मेरा पेट तो बहुत बुरी तरह दर्द कर रहा है। ऊपर वाले थोड़ा सा रहम कर मेरी बूढ़ी हड्डियों पे। तभी शिल्पा कलावती के पास आती है और उसे दवाई देते हुए कहती है, अरे माँ जी, परेशान मत होइए, ये लीजिए दवाई, इसे खा लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वैसे ये आप ही की दुकान की मिठाइयाँ हैं। अगर आपका ये हाल हुआ है तो गांव वालों का क्या हाल होता होगा ऐसी मिठाई खाकर। कलावती तुरंत दवाई खा लेती है। दवाई खाने के कुछ ही देर बाद देखते ही देखते उसकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाती है, जिसके बाद कलावती शिल्पा से कहती है, अरे बहू, ये सब क्या था? जब तू जानती थी कि मिठाई खराब है तो तूने मुझे खाने को क्यों दी? अरे माँ जी, मैं तो आपको एहसास दिलाना चाहती थी, ये तो आपकी मिठाइयों की करनी है। याद है आपको जब नंदू ने गलती से चींटियों वाली चीनी मिठाइयों में डाल दी थी? आप जानती भी हो उन मिठाइयों की वजह से कितने मासूम और कितने ही लोगों की तबीयत खराब हुई। उनका बहुत बुरा हाल हो गया था, केवल आपकी कंजूसी की वजह से। अरे बहू, ये क्या कह रही है? माँ जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जरा आप ये सोचो कि जो दिक्कत अभी आपको हुई है, जब लोगों को होती होगी तो वो लोग कितना परेशान होते होंगे। ऊपर से वो लोग बेचारे गरीब भी होते हैं। अगर इतनी लापरवाही से मिठाई बनवाओगी तो कोई अपनी जान भी गंवा सकता है। इसीलिए आज से कंजूसी करना छोड़ दो। तुम बिल्कुल सही कहती हो, मुझे आज अपनी गलती का एहसास है। आज के बाद मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। अगले दिन से कलावती मिठाइयों के अंदर मावा भी और चीनी भी बराबर डलवाती है और अच्छे साफ तरीके से मिठाइयों को बनवाती है, ताकि कभी किसी को कोई दिक्कत ना हो। कभी कभी जिंदगी में ये सबक बहुत देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। लंबे कान वाली बहू। अरे बबलुआ, देख, सारा गांव गहरी नींद के आगोश में है। जल्दी से दोनों दोस्त हाथ साफ कर लेते हैं। अरे तनिक ठहर जा, सुस्ता ले। ससुरा कौन है कि अभी खबर नहीं हुई कि हम दोनों दोस्त चोरी के इरादे से बलिहार गांव में आयल हैं। दोनों चोरों को इस बात की दूर तक खबर नहीं थी कि उनकी ये साजिश दूर खिड़की पर खड़ी श्रव्या सुन रही है।
साथियों, अब आप भी सोच में पड़ गए ना कि भला कोई कोसों दूरी की बातें कैसे सुन सकता है। दरअसल श्रव्य के लंबे कान उसके नाम की ही भांति तेज तर्रार थे। मुझे फौरन ही सबको खबर करनी होगी कि गांव में चोरी होने वाली है। श्रव्या अपनी सास को जगाते हुए कहती है। सासू माँ उठिए, सनसनीखेज खबर है, आज रात गांव में चोरी होने वाली है। ये समाचार सुनकर तेजस्विनी नींद से जागकर कहती है। अरे बहू, किसकी मजाल हमारे बलिहार गांव में चोरी करने की। माँ जी, चोरों के नाम कलुआ और बबलू हैं। अपने तेज तर्रार बड़े कानों की बदौलत मैंने उनकी सारी साजिश सुन ली है। बहू, हमें ये खबर अभी गांव के प्रधान तक पहुंचानी होगी। दोनों सास बहू आधी रात दबे पांव प्रधान के पास आकर उन्हें सारा कच्चा चिट्ठा कहकर सुनाती हैं, जिसके बाद सभी जन मिलकर चोर को पकड़ते हैं और प्रधान कहता है, नमक हराम नामुरादो, बलिहार गांव में घुसने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? अरे कलुआ, बोल बबलुआ। अरे हम दोनों तो सब कुछ प्लान के मुताबिक करत रहे, फिर इन ससुरन को हमारी साजिश की खबर किस मुखबरी ने दी? शायद तुम दोनों को पता नहीं कि ये बड़े कानों वाली बहू हमारे गांव में जीता जागता कैमरा है। इसके कान कोसों दूर के लोगों का बोल वचन साधारण तौर से सुन सकती हैं, समझे? लागत है आज कलुआ के कदुआ फूट गई है। ओरी बबलुआ का भी बैंड बाजी। अपनी ये चोरगिरी की चोचलेबाजी जेल जाकर करते रहना, कुछ ही देर में पुलिस तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां लगा देगी। श्रव्य के तेज तर्रार बड़े कानों के कारण दोनों चोर सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद पूरा गांव तेजस्विनी के बड़े कान वाली बहू की बहादुरी का बखान करते हुए कहते हैं। अरे तेजस्विनी ताई जी, तुम्हारे भाग बड़े ही प्रबल हैं जो तुम्हारी बहू के कान इतने बड़े हैं। सचमुच तेजस्विनी, आज ये दुखद हादसा केवल श्रव्या बहू की बहादुरी के चलते टला है, जिसका सारा श्रेय श्रव्या के तेज तर्रार बड़े कानों को जाता है। अपने बड़े कानों के लिए चारों ओर से हो रही प्रशंसा सुनकर श्रव्या फूले नहीं समाती, जिसके बाद वो खुद को अहंकार की ऊंचाई पर शुमार कर लेती है। अरे मेरे लंबे कानों की और कितनी बखान करेंगे आप सभी जन। इसके पश्चात श्रव्या अपनी सास के साथ घर लौट आती है। देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है। एक सांझ श्रव्या अपने लंबे कानों को शीशे में निहारते हुए कहती है, मुझे मेरे लाजवाब लंबे कान बेहद प्रिय हैं, क्योंकि यही तो मुझे भीड़ से अलग बनाते हैं। तभी अचानक श्रव्या का पति समीर शाम को ही घर चला आता है और अपनी माँ से बातें करने लगता है। ये समीर और सासू माँ इतने धीमे धीमे आखिर क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? अब तो सुनना ही पड़ेगा। श्रव्या अपने लंबे कान दरवाजे से लगाकर उनकी बातें सुनती है। माँ, ये पैसे संभाल कर रख लेना, आजकल श्रव्या के हाथ जरूरत से ज्यादा ही खर्चीले हो गए हैं। अच्छा बच्चू, तो सासू माँ से मेरी चुगली की जा रही है? नहीं श्रव्या, तुम हमें गलत समझ रही हो। समीर, शायद तुम भूल गए हो, मेरे लंबे कान से मुझे दूर की बातें भी साफ सुनाई देती हैं। मैंने तुम्हारी और सासू माँ की सारी बातें सुन ली। अरे बहू, माना कि तेरे कान लंबे और तेज तर्रार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने कानों से कानाफूसी करे। सास की बातें श्रव्या के सिर से आर पार हो जाती हैं। कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन सासू माँ खुद तो सारा दिन सैर सपाटे पर निकल जाती हैं। ये भी नहीं सोचती कि बेचारी बहू का भी बैठे बैठे मन उबता है। आज तो मैं भी गांव नगर घूमकर ही दम लूंगी। ये कहकर श्रव्या घर की दहलीज से बाहर दस्तक देती है, जहाँ औरतों की मंडली बैठी बातें बना रही थी। अरे ये क्या, लगता है इन औरतों की मंडली में शुक्रिया चल रही है। इसे सुनने में तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि सासू माँ भी इस मंडली में जो बैठी हैं। अरे जानती हो तेजस्विनी बहन, वो है ना अपनी झुमरी, सारा दिन जानबूझकर मर्दों के बीच गांव में झूमती रहती है। भगवान झूठ ना बुलाए, बताओ जरा, ऐसे लक्षण बहू में शोभा देते हैं क्या? अरे मंगला, ये सतयुग का दौर नहीं है, घोर कलयुग आ गया है। आज के समय में पत्नी सिर्फ एक पनौती है। क्या सोच है सासू माँ की? अब देखो ये श्रव्या कल कैसे धमाका करती है। अगली सुबह जैसे ही श्रव्या दरवाजे पर खड़ी होती है, झूमती फिरती झुमरी वहाँ आती है। हेलो भौजाई जी, कैसन बा? अरे मैं तो ठीक हूँ, मगर वो मंगला मौसी बड़ी बहकी बहकी बातें बना रही थी तुम्हारे बारे में। ऐसा क्या कह रही थी मौसी? मैं तो बस वहाँ से गुजर रही थी कि मंगला मौसी की मंडली पर मेरी निगाह चली गई और मेरे लंबे कानों ने उन्हें लुगाइयों से चुगली करते सुन लिया। तुम मर्द जात के आगे पीछे बहरों की तरह डोलती हो। उस मनहूस मंगला की ये मजाल। श्रव्य के दिखावे में आकर झुमरी मंगला से लड़ने चली जाती है।
क्यों री मंगला, मंडली में बैठकर मंथराई करने के सिवा दूजा कोई काम नहीं क्या? क्या कहा था तूने? मैं मर्द के आगे पीछे डोलती हूँ? अरे झुमरी काहे गरमात है, ऐसा हम कछु ना ही बोले हैं। बातों से मुकरने का कोई मतलब नहीं मंगला मौसी। मैंने अपनी लंबी तेज तर्रार कानों से सब कुछ सुना था। मेरे लंबे कान लाउड स्पीकर जितने तेज हैं। अरे रे, तूने अपने लंबे कानों के जरिए कानाफूसी की करतूतें शुरू कर दी। अरे तेरा जन्म तो कानपुर में होना चाहिए था, जाने बलिहार की बहू कहाँ से बन गई है लंबी कान वाली। हर एक दिन के साथ श्रव्य के लंबे कानों की कानाफूसी बढ़ती जा रही थी, जिसे देख गांव के प्रधान सभा में श्रव्य को समझाकर कहते हैं, देखो श्रव्या, भगवान ने तुम्हें जो लंबे कान दिए हैं उसका सदुपयोग करना सीखो, न कि कानाफूसी। कमाल है, आप सभी जन मिलकर मुझे दोष लगा रहे हैं। अब मेरे लंबे कान किसी की बात सुन लेते हैं और मैं लोगों को आगाह कर देती हूँ, तो इसमें मेरी गलती क्या है? श्रव्य के जाने के बाद प्रधान कहते हैं, लंबे कानों के गुरूर में तेजस्विनी की बहू मगरूर हो गई है, अब इसे सबक सिखाना ही होगा। उसी सांझ प्रधान एक लंबी चौड़ी ट्रक जिसमें डीजे पर लाउड गाने बज रहे थे सवार होकर श्रव्या के घर के आगे गाड़ी को रोक देता है। कुछ देर बाद इन गानों की गूंज से मेरे कानपुर में हड़ताल ही ना हो जाए। अरे प्रधान जी, बढ़ते बुढ़ापे सटिया गए हैं, पर ये डीजे कब बंद होगा? अरे आज तो ये डीजे रात भर चलेगा। अरे ओ डीजे वाले भैया, मेरा गाना तो चलाना। बेबी को बेस पसंद है, ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका। तेज तीखी आवाज के चलते श्रव्य के लंबे कान फड़फड़ाने शुरू करते हैं, जिसके बाद वो डीजे बंद करके कहती है, बस बहुत हुआ, आप ये सारा तामझाम जानबूझकर कर रहे हैं ना? प्यारी समझ गई। मेरी परेशानी बढ़ाकर आपको मजा आ रहा है? जब तुम अपने लंबे कान की करतूत से औरतों की चुगलियों को हेरा फेरी करके उनके बीच फूट पैदा करती हो, तब तुमने भी तो बड़ा मजा आता है। अब क्या खुद पर पड़ी तो पल भर में सहा नहीं गया? अपने कानों को लोगों की मदद करने में लगाओ। प्रधान श्रव्य को जीवन की सच्चाई से परिचित कराता है, जिसके पश्चात आंखों में आंसुओं का समंदर उतर आता है और वो पछतावा जाहिर करती हुई कहती है, अब मुझे समझ आ गया, मैंने अपने लंबे कानों से औरतों की कानाफूसी करके बेहद बुरा किया। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए, अब मुझे यूं लंबे कान नहीं चाहिए। श्रव्या सर्जरी के द्वारा अपने लंबे कानों से हमेशा के लिए निजात पा जाती है, जिसके साथ वो भी साधारण इंसानों की गिनती में शुमार हो जाती है और बलिहार गांव में सदा के लिए कानाफूसी थम जाती है। ये कहानी है दूर दराज बसे बासडीह गांव की, जो आज के दौर में भी पूर्णतया देहात था, जिसकी मुख्यतः वजह पुरुष प्रधान समाज था। आज भी वहां औरतों का जीवन घर की दहलीज के भीतर तक सिमटा हुआ था। सुनंदा भी उसी गांव की निवासी थी, जिसके परिवार में पति गजोधर और बेटा राघव रहते थे। आज सुनंदा सास बन गई है, उसके घर बहू जो आई है। बहू, इस ससुराल में तेरा स्वागत है। मेरी अपनी तो कोई भी बेटी नहीं, इसीलिए तू अब मेरी बेटी है। अरे राघव की अम्मा, सास बने के आज पूरा का हुई गवा, तुम बहुरा गई हो। बहुरिया सिर्फ बहुरिया होवत है, बिटिया नहीं। सारा माहौल शांत होते ही एकांत में सिया अपनी सास सुनंदा से कहती है, सासू माँ, शादी के इतने बरस बाद भी आप ससुर जी से सहमी हुई क्यों हैं? बहू, यही इस गांव की रिवायत है। यहाँ औरतें मर्द जात के लिए महज उनके पाँव की धूल है। ये कैसी गंदी गलीज रिवायत है? ब्याह के नाम पर ये सरासर बंधुआई है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बहू, अपनी सोच को सीने में ही दबा दे। अगर तेरे ससुर ने सुन लिया तो कहर बरस जाएगा। सुनंदा को सहमा हुआ देख सिया उस घड़ी तो चुप्पी साध लेती है, मगर अगले ही दिन बोलती है, ससुर जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ। कामकाज निपटने के बाद मैं आपके और राघव के वस्त्र उद्योग में हाथ बटाना चाहती हूँ। ये सुनकर गजोधर के गुस्से का गुब्बार सिया पर बेतहाशा बरसता है। अगर हम के बहुरिया से चाकरी ही कराई के होवत तो बलिया गांव की बिटिया ब्याह कर आपन बहुरिया बनने के बजाय कौनो बिलाईती बहू खोज लावत आपन पिटवा की खातिर। बासडी गांव की बहुएं चाकरी नहीं करत हैं। सुनंदा, समझाओ आपन बेवकूफ बहू के, नहीं तो हमरे समझाए बुझाए का तौर तरीका तुम बखूबी जानत हो। माफ करना ससुर जी, मगर मैं आपकी दबी कुचली रीत रिवायत और इस पुरुष प्रधान गांव की कुरीतियों को बढ़ावा नहीं दूंगी। इस गांव में बदलाव की जरूरत है। बहुत फड़फड़ाहट है ससुरी बटवा।
तनिक आपन मेहरिया के आपन मतदानगी से वाकिफ तो करा। गजोधर के कहते राघव कसकर सिया की कलाई पकड़ उसे कमरे में ले जाकर बेल्ट से बुरे तौर से मारता है। बचाओ बचाओ माँ जी। बदलाव करेगी ना तू? हाँ, अब जब तू आईने में अपनी बदली हुई बुरी सूरत को देखेगी तो बदलाव के ख्याल की खुमारी सदा के लिए ठंडी पड़ जाएगी। राघव सिया पर अपने धौंस जमाकर बाहर आ जाता है। सिया की सिसकियां सुनकर सुनंदा जैसे ही दौड़कर कमरे में घुसती है कि गजोधर दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। अजी दरवाजा खोलिए, भगवान के लिए दरवाजा खोलिए। एक के बाढ़ कल सवेरे के बेला पर खुली, तब तलक दोनों सास बहुरिया एक कोठरी में सड़ती रहो। बहू की दुर्दशा देखकर सुनंदा स्तब्ध रह जाती है। वह कभी उसके लहूलुहान माथे को पोंछती तो कभी उसे सहलाती। इधर दोनों बाप बेटे सास बहू पर अत्याचार करके मजे की नींद सो जाते हैं। अगली सुबह अब ही तो किवाड़ खुल गवा। अगर आगे समाज सेवा का ख्याल भी आयल ना तो एक रात की बजाय सप्ताह भर का कारावास सहन करे के पड़ सकत है बहुरिया। एक दिन के अत्याचार से सिया इस कदर सहम जाती है कि अब वह भी अपनी सास की भांति पति और ससुर का सताव सहन करने लगती है। एक सांझ, अरे बहुरिया तनिक एक गिलास पानी लाओ। ये लीजिए जी पानी। अरे बददिमाग लुगाई, बहुरिया के रहत सास के कामकाज करना शोभा नहीं देवत है। अरे कबही तो सायानी सास बन जा। अजी बेचारी बहू सारा दिन तो लगी रहती है, पल भर भी सांस लेने भर का फुर्सत नहीं होता उसे। बाबूजी, जब देखो माँ मसीहा बनी फिरती हैं, इन्हीं के शब्द स्वर से संध्या शिक्षा के सपने बुनती है। राघव के बोल गजोधर के दिमाग में बड़े बाण का काम करते हैं। वह भड़कते हुए राघव के सामने ही सुनंदा को मारने लगता है। आवाज सुनकर सिया बाहर आती है। ससुर जी, ये क्या कारस्तानी कर रहे हैं आप? इस बढ़ते बुढ़ापे में सासू माँ को क्यों मार पीट रहे हैं? जिसने तुम्हें जन्म दिया बाबूजी उन्हें मार रहे हैं और तुम शांत खड़े देख रहे हो। धिक्कार है तुम पर। ये सुनकर राघव बेरहमी से सिया की बाल पकड़कर बोलता है, राघव छोड़ो मुझे। अरे बाबूजी के खिलाफ भड़का रही है। तुम औरत जात खुद ही कलेनार हो। बहुत दिन हो गए तुझे खुराक मिले, इसीलिए चर्बी बढ़ गई है। अब देख। अरे बेटा छोड़ दे बहू को, मत मार। अरे पतोहू के खातिर प्राण सूखत है। इसी तरह हर एक दिन दोनों बाप बेटे अक्सर बेबस सास बहू पर जुल्म ढाया करते, जिसे सहते हुए कई सैकड़ों सप्ताह बीत जाते। एक सांझ जब बाप बेटे अपने कपड़ों के कारखानों में काम में लगे होते हैं तो अचानक शॉर्ट सर्किट से कारखाने के मजदूरों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। लोगों की जान तो बच जाती है मगर उनका कारखाना आग में बेतहाशा झुलस जाता है। इस घटना से गजोधर को गहरा आघात पहुंचता है। सदमे से उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। रोते बिलखते वह अपने पिता के साथ घर पहुंचता है। अरे बेटा क्या हुआ? तेरे बाबूजी की ये दुर्दशा कैसे हुई? अरे तू चुप्पी साधे क्यों खड़ा है? कुछ बोलता क्यों नहीं? माँ, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारे कपड़ों के कारखाने में आग लग गई। हम सब सड़क पर आ चुके हैं। एक सप्ताह बाद, सासू माँ, ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। राघव, अगर तुम हम सास बहू का साथ दो तो हम उस कारखाने का बसेरा फिर से खड़ा कर देंगे। सिया, गांव के साहूकार से कर्ज लेकर कपड़े का कारखाना खड़ा करके क्या होगा? हमारी भरसक कमाई तो कर्ज चुकाने में चली जाएगी। राघव, सरकारी बैंक हमें निम्न दर पर लोन दे सकती है, तो हम साहूकार से कर्ज क्यों लेंगे? मैंने लोन परसों ही अप्लाई कर दिया था, जो आ भी चुका है। मौसम के बदलाव के साथ हमें कपड़ों की क्वालिटी बदलनी होगी। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में सूती की जगह स्वेटर लेंगे। सिया के सुझाव के साथ सुनंदा और राघव काम में लग जाते हैं। कुछ ही दिन में उनका कारखाना सिया की मेहनत से वहीं पहुंच जाता है। बहू, सिर्फ तेरी बदौलत राघव के बाबूजी का कारखाना पहले से भी ज्यादा बुलंदी पर पहुंच गया है। सासू माँ, बाबूजी का सपना हम सास बहू ने साथ में साकार किया है। इसके पीछे शिक्षा का सार है। अब से प्रत्येक सांझ मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी सासू माँ भी मेरी तरह शिक्षित हो। सिया अपनी सास के संग सवेरे से सांझ तक कारखाने की बागडोर को संभालने के साथ सांझ को घर आकर सुनंदा को पढ़ाया करती। पढ़ने की चाहत ने सुनंदा को कुछ ही महीनों में शिक्षित की श्रेणी में शुमार कर दिया।
मगर ये खबर पूरे गांव में सनसनीखेज बन गई। गांव का पुरुष समुदाय सरपंच की संग वहां आ पहुंचा। अरे ओ गजोधर की गली चौलान, बाहर आ। सरपंच जी, राघव तो घर पर नहीं है। लगता है सरपंच जी के डर के मारे इन सास बहू के पल्लू में दुबक गया है। शायद ये बात तुम भूल गई हो हरिया काका कि एक दौर में तुम भी उन्हीं औरतों के पल्लू में पले बड़े हो। अरे बंद करो तुम दोनों सास बहू अपनी बकैते। तुम्हारी ये सुनहरे शब्द किसी काम के नहीं। तुम सास बहू की बदौलत बसडी गांव की औरत बगावत पर उतर आई हैं। गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। सरपंच जी, शायद आप भूल गए हैं कि औरतों की बदौलत संसार का अस्तित्व कायम है। एक पुरुष का पल्लू से पांव तक का सफर तय करने वाली जननी ही होती है। जिस भूमि पर आप खड़े हैं वो भी जननी है। सास बहू की कड़वी बातें सरपंच समेत पूरे पुरुष समुदाय पर कटाक्ष प्रहार करती है। आज तुम दोनों सास बहू की बातों से मुझ निर्बुद्धि सरपंच को सूझबूझ मिल गया। अब बासडी की सभी बहू बेटियां पढ़ेंगी। सास बहू की सेवा बाड़ी से गजोधर की बीमारी समाप्त हो जाती है और अंत में वह कहता है, हमका माफ कर दो सुनंदा। हम औरत को सिर्फ धूल बूझे, मगर असल मायने औरत मर्द का सरमाथा होवत है। दोनों सास बहू पल भर में ही अपने पतियों को माफ कर देती हैं। आखिरकार औरतें पल भर में पिघल जो जाती हैं। एक औरत का हौसला उसका पति और परिवार होता है। आज भी देहात के जाने कितने गांव पुरुष प्रधान समाज का शिकार हैं। उनके लिए सुनहरा संदेश है कि बेटियों को बेड़ियां बनाने की बजाय उनकी बुलंदियां बनी